नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने मॉडल पेपर नंबर 14 के पर्यावरण के प्रश्न देखे थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसी यानी कि नेक्स्ट मॉडल पेपर जो है 15 नंबर, इसके बाल विकास जो है उसके सीडीपी के 30 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो 1 से। सबसे पहला प्रश्न है, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी शामिल हो तो उसे क्या कहते हैं? नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या फिर अनुपात मापनी? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो अनुपात मापनी सही होगा। वो मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी जो है वो हो सकता है, उसे कहते हैं अनुपात मापनी। और मापन की अगर बात करें तो उसके मुख्य रूप से 4 स्तर होते हैं। कौन कौन से? नामित, क्रमिक, अंतराल और अनुपात। यही 4 जो है आपके स्तर होते हैं मापन के। और यहाँ पर आपका अनुपात मापनी पूछा गया था, डी वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप जो है वो है सामाजिक आर्थिक है, मनोवैज्ञानिक शारीरिक है, सामाजिक राजनीतिक है या मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक है? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि व्यक्तित्व के संगठन का जो स्वरूप होता है, एक तो मनोवैज्ञानिक होता है, जो कि आपको बी वाले ऑप्शन में भी दे रखा है और डी वाले ऑप्शन में भी दे रखा है। परंतु शारीरिक और आध्यात्मिक में से अगर आंसर की बात करते हैं तो आध्यात्मिक कट जाएगा। मनोवैज्ञानिक और शारीरिक आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप। तीसरा प्रश्न, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? सीखने की विधियां कहलाता है, सीखने में स्थानांतरण कहलाता है, सीखने में पठार या सीखने में रुचि? बताइए कौन सा सही होगा। तो काफी बार मैंने बताया है कि एक चीज आप एक पर्टिकुलर चीज में सीख रहे हैं, वही चीज दूसरे में अगर काम आ रही है तो उसे हम सीखने का स्थानांतरण भी कहते हैं और अंतरण भी कहते हैं। सीखने का तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सीखने में पठार क्या होता है? जब कोई गति जो है सीखने की वो एकदम मंद हो जाती है, रुक सी जाती है, उसे कहते हैं सीखने में पठार। चौथा प्रश्न है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होगा? कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन या वैयक्तिक समायोजन? तो सीखने का उपयुक्त सबसे बढ़िया अर्थ होगा कि व्यवहार में जो है आपके परिमार्जन हो। तो बस डी वाला, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। परिस्थितियों के अनुसार खुद को आप वहां पर ढाल सके, समायोजित कर सकें, वो जो समायोजन का कौशल है वो आपके अंदर विकसित हो सके, वो मेन उद्देश्य आपका हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या हो सकता है? कठोर परिश्रम का सुझाव दिया जाए, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन किया जाए, निजी शिक्षण का सुझाव दिया जाए या निदानात्मक शिक्षण जो है वो किया जाए? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो निदानात्मक शिक्षण आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। निदानात्मक शिक्षण में क्या होता है? समस्याओं का दूर किया जाता है, वही यहाँ पर पूछा भी गया है। निदानात्मक में वर्ड आ रहा है निदान, इससे भी आप समझ सकते हैं अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा जो उपचार है वो आप कह सकते हैं निदानात्मक शिक्षण जो है इसके अंतर्गत कर सकते हैं। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का या अभिक्षमता का? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि जो बिने साइमन है ये बुद्धि से संबंधित थे, तो आपके अभिवृद्धि और अभिक्षमता दोनों ऑप्शन काट दीजिए। अब सामान्य या विशिष्ट में से छांट लीजिए कौन सा जो है वो आंसर होगा। आंसर की बात करते हैं तो सामान्य बुद्धि का मापन किया था बिने साइमन जो है इन्होंने बुद्धि परीक्षण के द्वारा, और यही आपका ऑप्शन सही होगा। बिने साइमन जो है दो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने 1905 में, सन भी याद रख सकते हैं, इसमें इस परीक्षण को आरंभ जो है वो किया था। सातवां प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर, चूहों पर? तो आप सभी जानते हैं अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत में कोहलर ने वनमानुष या चिंपैंजी कह लीजिए, उनका नाम था सुल्तान, उस पर प्रयोग किया था। यही आपका सही हो जाएगा। और आते किसमें? तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक जो है उसमें आते हैं, ये मैंने काफी बार आपको बताया है। आठवां प्रश्न है कि लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को जो है वो वरीयता देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न या वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न? कौन सा इन चारों में से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो लेव वाइगोस्की के अनुसार सहयोगी प्रोजेक्ट आपका जो है वो सही होगा। सहयोगी प्रोजेक्ट के आधार पर आप या सहयोगी जो प्रोजेक्ट है उसको वरीयता दे सकते हैं, तो ए वाला यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान जो है वो क्या है? विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा? तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान आपको बताना है, इनमें से कौन सा सही होगा? विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन
यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। काफ़ी बार मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया भी है। 10वां प्रश्न है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है, जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। विद्यालय जो है उन पर भार बढ़ा देगा, या शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन जो है उसकी अपेक्षा रखता है। कौन-सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आप कहेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना जो है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की जो है वो अपेक्षा रखता है। यही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला, और बाकी अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आप ऑप्शन काट सकते हैं कि ना तो ये एक काल्पनिक लक्ष्य है, और जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक भी नहीं है, और विद्यालय पर भार तो बिल्कुल ही। तो ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन भी काट देंगे अगर डी ऑप्शन आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूज हो रहा हो। 11 प्रश्न है कि विशेष रूप से जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा है उसका प्रबंध जो है वो होना चाहिए। पहला कह रहा है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि जो विशेष विद्यालय हैं उनमें विशेष बच्चों के लिए विकसित जो विधियाँ हैं, उनके द्वारा होना चाहिए। तीसरा कह रहा है विशेष विद्यालयों में होना चाहिए, और चौथा कह रहा है कि विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा होना चाहिए। तो अच्छा प्रश्न है, बताइए कौन-सा सही होगा? क्योंकि ऑप्शन इन्होंने कई वैराइटीज़ में दिए हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए, चीज़ें समझ आएँ, लाइक भी करते रहिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। आंसर की बात करते हैं, तो आप कहेंगे विशेष रूप से जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनकी शिक्षा का प्रबंध दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा यही कहती है कि सभी को एक साथ मिलाकर पढ़ाया जाए, कोई भेदभाव ना हो, और जैसे ही जिसकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के साथ-साथ सामान्य बच्चे जो हैं, उनके साथ जो है वो पढ़ाया जाना चाहिए, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो सामान्य बच्चे हैं, उनके क्रियाकलाप भी कहीं न कहीं प्रभावित जो है वो ना हो। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 12, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय जो है वो आपको बताना है कि किसके द्वारा दिया गया था? टॉलमैन के द्वारा, बैंडूरा के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, कोहलर के द्वारा। बताइए कौन-सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय दिया गया था अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। इन्होंने बालकों के व्यवहारों की जो व्याख्या है वो प्रेक्षणात्मक अधिगम के आधार पर की थी, तो बी वाला ही यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 13, कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या फिर ये सभी। बताइए इनमें से कौन-सा जो है वो सही होगा? मैंने बताया था सीखने के स्थानांतरण में जब आपका एक चीज़ में एक किसी पर्टिकुलर चीज़ में सीखी हुई चीज़ दूसरे में आपको काम आ रही है, लाभ दे रही है, तो सकारात्मक में होती है। जैसे कि आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट और मैं कोई चीज़ सीख रहा हूँ, उसी विषय से संबंधित कोई दूसरा विषय है, उसमें भी वही चीज़ काम आ रही है, तो वो सकारात्मक है। नकारात्मक में वो जस्ट नेगेटिव हो जाता है, शून्य में कोई प्रभाव ना पड़े। तो डी वाला यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, सीखने का स्थानांतरण जो है, ये सभी सीखने की प्रक्रिया में आ जाता है। अगला देखते हैं 14 प्रश्न, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव, सादृश्यता, तत्परता, साहचर्य। बताइए इनमें से कौन-सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के तत्परता के नियम जो है, उस पर जो है वो आधारित है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न आपका क्या है? बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व के निर्माण में, कला शिक्षण में, अनुशासन में या सभी में? अब देखिए संवेगात्मक की अगर बात की जाए, संवेगात्मक समायोजन जो होता है वो बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में आपका कहीं न कहीं हेल्प करता है, तो ए वाला ऑप्शन भी इसमें आ जाएगा। और कला शिक्षण में उतना नहीं है पर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रोल रहेगा। अनुशासन में तो आपका आता ही है संवेगात्मक समायोजन। तो आपका आंसर यहाँ पर उपरोक्त सभी जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। और और आपको शायद मैंने पहले बताया भी है कि बालक अगर कक्षा और समाज में उचित समायोजन कर लेता है ना, तो उसमें सामाजिक गुणों का जो विकास है वो संभव होता है। तो उसी से भी आप इस सामाजिक जो संवेगात्मक समायोजन है, उसके प्रभावी रूप को जो है वो समझ सकते हैं। 16 प्रश्न आपका कह रहा है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवांशिकता। बताइए कौन-सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो शारीरिक वृद्धि और विकास अगर हो, तो उसे कहते हैं अभिवृद्धि। बी वाला आपका सही होगा, क्योंकि अभिवृद्धि क्या होता है? एक निश्चित समय तक होता है, एक निश्चित सीमा तक होता है। शारीरिक विकास भी एक निश्चित समय और सीमा तक ही होता है, तो वही यहाँ पर पूछा भी गया है। यही डिफरेंस भी होता है अभिवृद्धि और विकास में। विकास जीवन पर्यंत चलता है, अभिवृद्धि एक समय बाद के रुक जाती है। 17 प्रश्न है अधिगम में किसने प्रभाव का नियम जो है वो दिया? पावलोव, स्किनर, वॉटसन, थॉर्नडाइक। बताइए कौन-सा इनमें से सही होगा? प्रभाव का नियम जो है वो किसने दिया? आंसर की बात करते हैं तो 3 नियम दिए गए थे अधिगम के, उसमें से ही जो प्रभाव का नियम है वो
थॉर्नडाइक जो है इन्होंने दिया था। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, ये सब प्रमुख नियम में आते हैं। गौड़ नियम में आपके वो 5 अलग आते हैं, जिसमें वो मनोवृत्ति और सारे जो है वो दे रखे हैं। 18 प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे, जहाँ जो है उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे जो है वो महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल आपका ये सही है। दूसरा कह रहा है, जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी हैं, ऑप्शन को काट दीजिए। जहाँ मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, तो केवल यहाँ पर ही ध्यान देने का मतलब है कि अन्य चीज़ों को यहाँ पर आप इग्नोर कर रहे हैं, तो ये भी काट दीजिए। जहाँ शिक्षक सारे अधिगम में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की, बस ऑप्शन काट दीजिए। निष्क्रिय रहने की अपेक्षा तो बिल्कुल नहीं की जाएगी। ए वाला यहाँ पर जो है ऑप्शन बचा है, यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 19 की भाषा विकास का सिद्धांत इनमें से कौन-सा नहीं है? अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या परिपक्वता का सिद्धांत। तो बताइए इनमें से कौन-सा जो है वो भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत जो है ये भाषा विकास के सिद्धांत में जो है वो नहीं आता है। बाकी भाषा विकास के मुख्य सिद्धांत में अनुबंधन, अनुकरण, परिपक्वता ये तीनों आते हैं और अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत जो है ये आपका इसमें नहीं आएगा। 20 प्रश्न आपका है, वो अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, वो क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम, क्लीन-फेल्टन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? ये क्वेश्चन रिपीट बहुत होता है, तो बताइए मादा के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है डाउन सिंड्रोम, क्लीन-फेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम। आंसर की बात करते हैं तो डाउन सिंड्रोम आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर जो है सही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21 की कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था या इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका कोहलबर्ग के अनुसार जो अवस्था जिसमें नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है वो होती है आपकी पूर्व पारंपरिक अवस्था। और पूर्व स्तर जो है, पूर्व पारंपरिक जो अवस्था है इसमें पहला जो स्तर है उसमें आता है, जो इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 22, इनमें से कौन सा एक सही क्रम है आपको बताना है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज ऐसे करके 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। अलग-अलग सही क्रम इनमें से बताना है। तो सबसे पहले इनमें से कौन-सा आता है? इन चारों में सबसे पहले आता है अंडाणु, जो कि बी वाला ऑप्शन कट जाएगा, सी कट जाएगा, ए या डी में से कोई आंसर होगा। अंडाणु के बाद शुक्राणु आता है तो बिल्कुल सही है। शुक्राणु के बाद युग्मनज आता है जो कि ए वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। डी वाला बचा तो अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट ये आपका क्रम यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि जो ये प्रक्रिया होती है ना वो निषेचन से स्टार्ट होती है। इसमें सबसे पहले गर्भाधान के दौरान सर्वप्रथम अंडाणु और जो शुक्राणु होते हैं आपस में मिलते हैं। इनके मिलने से युग्मनज बनता है और फिर उसके बाद आपका ब्लास्टोसिस्ट जो क्रिया है उसके द्वारा शिशु का निर्माण होता है। तो इसीलिए आपका ये क्रम जो है यहाँ पर होगा। अगला देखते हैं 23 नंबर प्रश्न कि बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर सभी? तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर धनात्मक जो है वो सही होगा। बुद्धि और सृजनात्मकता में आप अगर देखें तो अगर बुद्धि बढ़ रही है तो जो सृजनात्मकता है वो भी बढ़ेगी। आप कहेंगे बिल्कुल। बुद्धि अगर घट रही है तो सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी भी घटेगी। तो दोनों में कैसा संबंध है? धनात्मक संबंध है। ऋणात्मक में क्या होता है? एक बढ़ती दूसरी घटती, दूसरी बढ़ती पहली घटती, ऐसे संबंध होता है तो कहते हैं हम ऋणात्मक संबंध है। और शून्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो ए वाला धनात्मक संबंध सही हो जाएगा। 24 प्रश्न आपका है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूप जो है उनका समायोजन या उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका सामाजिक अन्योन्य क्रिया जो है बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। लेव वाइगोस्की जो है इन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक कारक और भाषा को महत्वपूर्ण जो है बताया है और संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया आपका सही होगा। 25 प्रश्न आपका कह रहा है कि बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की वैयक्तिकता का आदर, पुरस्कार और दंड, प्रशंसा और भर्त्सना या सभी? कौन सा इन चारों में से सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आप कहेंगे ऑप्शन डी वाला आपका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। यानी कि बालकों के सीखने में जो प्रेरणा होती है उसको
सीखना में आप कहेंगे जो प्रेरणा होती है वो सकारात्मक, नकारात्मक दोनों होती है। तो पुरस्कार और दंड भी उस आधार पे हो जाएगा, प्रशंसा और भर्त्सना भी हो जाएगा। जब 2 ऑप्शन सही हैं तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो बालक की व्यक्तित्व का आदर भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। 26 प्रश्न है कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य जो है उसकी जाँच में लगन, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। बताइए कौन-सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन-सा सही होगा, तो आप कहेंगे कि आपका विद्यार्थियों में जो सक्रिय सहभागिता है, इसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण जो प्रक्रिया है उसमें अनुशासन और नियमित उपस्थिति में अनुशासन ज़रूरी है पर उतना नहीं है। गृह कार्य की जाँच में लगन वाला ऑप्शन भी कट जाएगा आपका और विषय वस्तु का कठिनाई लेवल तो बिल्कुल ही गलत है, तो आपका ऑप्शन ए वाला ही यहाँ सही होगा। 27 प्रश्न है, निम्न कक्षाओं में जो शिक्षण है, उसके संदर्भ में पूछा गया है कि शिक्षण को खेल विधि आधारित है। शिक्षण की जो खेल विधि है, वो आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम जो है उसके सिद्धांतों पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो बताइए कौन-सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं, तो शिक्षण की जो खेल विधि है, वो आधारित है विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। शिक्षण की विधियाँ तो बिल्कुल नहीं होगा, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत भी नहीं होगा, सी वाला यहाँ पर सही होगा। 28 प्रश्न है, डिस्लेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहारिक विकार से। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है ट्रिक से, तो सी वाला ही ऑप्शन पठन विकार पढ़ने से संबंधित होता है, यही आपका जो है वो यहाँ पर सही होगा। सेकंड लास्ट प्रश्न 29 देखते हैं कि फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। दूसरा कह रहा है कि विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। तीसरा कह रहा है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सिगमंड फ्राइड की इनमें से कौन-सी जो है वो डेफिनेशन है, यहाँ पर विस्मरण की चारों डेफिनेशन लिखी हुई हैं। आंसर की बात करते हैं, यहाँ पर इनकी थर्ड वाली डेफिनेशन है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव जो हैं उनको स्मृति से अलग जो है वो कर दिया जाता है, तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से अभी तक न जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो 30 प्रश्न आपका है कि प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, तो ऑप्शन काट दीजिए। उन्हें अधिगम के न्यूनतम जो मानक हैं और काम है उनको करने को प्रेरित करने के लिए उपहार और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। देखिए प्रेरित करने तक तो सही है पर आगे यहाँ पर गलत हो गया है। प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, बिल्कुल नहीं है। उनके चिंतन को प्रेरित करें के उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। बट डी वाला आपका सबसे बेहतर ऑप्शन हो जाएगा कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो कि उनके चिंतन को क्या करें, प्रेरित करें और उन्हें अलग-अलग जो विचार हैं उनमें सोचने के अवसर दें, उनको व्यस्त रहने के अवसर दें। तो डी वाला ऑप्शन सबसे बेहतर है, यही आपका सही होगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं इसीलिए मैंने क्वेश्चन को पूछा है। ए ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी ऑप्शन है राहुल शंकरत्यायन, सी ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।